नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी विषय का, और हिंदी विषय के अंतर्गत संधि को समझेंगे। तो संधि से आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही प्रश्न बनते हैं। तो जो स्टूडेंट सीटेट यूपीटेट दोनों की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए यह वीडियो जो है वह सहायक होगी। तो चलिए समझते हैं संधि को। संधि का अर्थ सबसे पहले देखेंगे तो संधि का अर्थ होता है मेल, और दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं संधि। ठीक, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, रमाधन ईस। तो ये पहला जो वर्ण है, जो पहला शब्द है, सॉरी वर्ण नहीं, पहला जो शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है आ, इसको लेंगे, और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण को लेंगे यानी कि आदि वर्ण को, इसी को पहला या आदि वर्ण कहते हैं। तो इसको लेंगे, फिर यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे रमेश का, तो रमाधन ईश होगा। इस तरीके से विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, तो इसका जो ये विद्या शब्द है इसका लास्ट वर्ण लेंगे और आलय का पहला वर्ण लेंगे। इस तरीके से हम संधि को समझते हैं। तो चलिए देखेंगे संधि के भेद। तो संधि के भेद तीन होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप सभी ने पढ़ा होगा और आप सभी जानते होंगे, लेकिन कभी कभी इसका उदाहरण जो है वह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और प्रश्न जो है एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। तो आज हम पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो संधि से। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उनको स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद देखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि यानी कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो उत्पन्न विकार होता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक, स्वर में दो स्वरों का मेल हो रहा है और व्यंजन में व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर दोनों का मेल हो सकता है, चाहे व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। विसर्ग में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसको कहते हैं विसर्ग संधि। अब देखेंगे सबसे पहले हम स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, उसको देख लेते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि, इसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम सभी जो स्वर संधि के अंतर्गत जो भी स्वर संधि के भेद हैं उनके सूत्र को देख लेते हैं। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है उसको कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक, और गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, और यण संधि का इको यणचि। अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायाव। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से आप पहचान करेंगे कौन सा दीर्घ संधि है, कौन सा गुण संधि है, कौन सा वृद्धि, यण और अयादि संधि है। तो पहचान करना सीखेंगे। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि को। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि यानी कि अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ। इस तरीके से आप देखते जाएंगे। तो ई, छोटी ई में छोटी ई मिलाएंगे तब भी बड़ी ई होगा, और छोटी ई को जोड़ेंगे बड़ी ई तब भी बड़ी ई होगा। यानी कि लास्ट में आपका क्या आएगा? बड़ा वर्ण, चाहे आ हो, बड़ी ई हो, बड़ी ऊ हो। आप यहाँ समझ जाएंगे स्पष्ट रूप से। दीर्घ संधि यानी कि जोड़ने पर बड़ा आपको मिलेगा,
चाहे तो आ मिलेगा या तो बड़ी ई मिलेगी या तो बड़ा ओ मिलेगा, यानी कि बड़ी मात्रा। यहाँ से आपको स्पष्ट होगा बड़ी मात्रा दीर्घ संधि। एग्जाम्पल को देखेंगे तो भानुदय देवालय, आप देख रहे हैं यहाँ पर वा को आप देखेंगे देवालय, देव धन आलय से बनता है देवालय, तो आ की मात्रा यहाँ पे देव धन आलय देवालय, यानी कि बड़ी मात्रा हुई ना, आ की मात्रा है तो यह दीर्घ संधि हो गया। और भानुदय यानी कि भानु धन उदय से बनता है भानुदय, और यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। कुल मिला जुला कर आपको ये समझना है कि यहाँ पर मात्राएं जो होती हैं, जो जोड़ने वाली मात्रा होती है वह बड़ी होगी, चाहे तो बड़ा आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो। इसके बाद देखेंगे गुण संधि को। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः, और इसको पहचानने के क्या नियम है उसको देखेंगे तो अ धन छोटी ई बराबर ए, अ धन बड़ी ई बराबर ए, आ धन छोटी ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए, अ धन ऊ बराबर ओ, अ धन बड़ा ऊ बराबर ओ, आ धन छोटा ऊ बराबर ओ, आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। और एक और नियम है, अ या आ के साथ अगर ऋषि वाला री जुड़ता है तो अर हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर गुण संधि को समझने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर एक मात्रा होती है, केवल एक मात्रा होती है गुण संधि में। आप यहाँ से स्पष्ट समझ लेंगे, या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी। आप ऐसे देखेंगे या तो ए की मात्रा लगी होगी या तो ओ की मात्रा लगी होगी, तो आप समझ जाएंगे कि वह गुण संधि है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे महेंद्र, महोदय, ये जो एग्जाम्पल है वह गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे वृद्धि संधि को। तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि को तो अ धन ए बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ मिला जुला कर क्या है कि दो मात्रा। गुण संधि में आपने देखा एक मात्राएं थी ए या ओ की, और वृद्धि संधि में देखेंगे कुल मिला जुला कर दो मात्राएं होंगी, चाहे तो ए की मात्रा होगी या फिर ओ की मात्रा होगी। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि चाहे तो ए या ओ की मात्रा हो तो उसको वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे सदैव, महौषध, ए की मात्रा है, यहाँ पर भी दो मात्रा है और यहाँ पर भी दो मात्रा है, इसका अर्थ यह है कि यह वृद्धि संधि होगा। यड़ संधि को देखेंगे तो यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि। कैसे पहचानेंगे यड़ संधि को तो छोटी ई धन अ बराबर य, छोटी ई धन छोटा ऊ बराबर यू, छोटी ई धन ए बराबर ये, छोटा ऊ धन अ बराबर व, छोटा ऊ धन ई बराबर वी, री धन अ बराबर र, री धन आ बराबर रा, री धन छोटी ई बराबर री। इस तरीके से आप पहचानेंगे। और लास्ट में आपको ये देखना है य व र के पहले आधा शब्द अगर आए तो वहाँ पर यड़ संधि होगी। ऐसा होता है कभी कभी ये चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं भूलेंगी, ये आपको याद रखना है नियम जो भी है। और यहाँ से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं बनेंगे अगर इस नियम को आपने ध्यान में रखा है। दीर्घ संधि बड़ी मात्रा, गुण संधि एक मात्रा, वृद्धि संधि दो मात्रा, और यड़ संधि, यड़ संधि में क्या है य व र के पहले आधा शब्द, जैसे स्वागत, अत्यंत, ये एग्जाम्पल है यड़ संधि का। आप यहाँ से देख सकते हैं य व र के पहले आधा शब्द है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर व है, व से पहले आधा शब्द है, आधा श है, और यहाँ पर देखिए य से पहले आधा है, आधा तो ना। तो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि स्वागत और अत्यंत जो है वह यड़ संधि का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवायव, और इसको तो कैसे पहचानेंगे अयादि संधि को, ए धन अ बराबर ए धन अ बराबर आय, ओ धन अ बराबर अव, ओ धन बड़ी ई बराबर अवी, औ धन अ बराबर आव, औ धन छोटी ई बराबर आवी, और औ धन छोटा ऊ बराबर आयु। तो ये जो होता है नियम कुछ हैं अयादि संधि के। सबसे बढ़िया तरीका समझने का ये है ए ओ औ,
की मात्रा नहीं आती है। इसमें जो अयाद संधि होती है उसमें ओ की मात्रा नहीं होती है। इसका तात्पर्य क्या है? आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, नयन, गायक, पावक, भावुक, यह जो है वह अयादि संधि का एग्जाम्पल है। तो कुल मिला जुलाकर आपको यहाँ पर यह समझना है कि मध्य में जब अयादि संधि को आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अयादि संधि में मध्य में य या व होता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है, य या व। तो नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? नयन का संधि विच्छेद ने धन अन, ने धन अन से बनता है नयन। और गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो गै धन अक, गै धन अक बराबर होता है गायक। और पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन अक, पौ धन अक बराबर पावक। और भावुक का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भौ धन उक, छोटा उ होगा, भौ धन उक बराबर भावुक। इस तरीके से आप अयाद संधि को समझ जाएंगे। तो सब मिला जुलाकर आपको ये समझना है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। और आपको यहाँ सूत्र भी पूछ सकता है एग्जाम में, अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि का, आद गुणः, गुण संधि का, वृद्धि रेचि, वृद्धि संधि का, यड़ संधि का, इको यड़चि, एचो अयवायावः, अयादि संधि का सूत्र है। और गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? तो बड़ी मात्रा आएगी तो वहाँ पर दीर्घ संधि, और गुण संधि यानी कि एक मात्रा, चाहे तो एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। यहाँ पर आप देखेंगे एक घुंडी है और यहाँ पर भी एक घुंडी है, इस तरीके से आप समझ जाइएगा। और वृद्धि संधि 2 मात्राएं, चाहे ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो। यड़ संधि य व र के पहले आधा शब्द हो। और अयाद संधि में ए ओ की मात्रा नहीं आती है। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया। तो अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद आप अगर प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका संधि जो होगा वह स्पष्ट हो जाएगा और संधि से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाइएगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि यानी कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि के प्रश्नों को करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर हिंदी वर्णमाला का ज्ञान है और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ा है, व्यंजन पढ़ा है, स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन में आपने पढ़ा होगा अस्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पर अगर आपका अस्पर्श व्यंजन से प्रश्न अगर आपके अस्पष्ट हैं तो आप व्यंजन संधि को आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपने हिंदी वर्णमाला नहीं पढ़ा है या उसका वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा हिंदी वर्णमाला का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि को समझेंगे। व्यंजन संधि में क्या है कि वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। तो ये जो क है वह पहला वर्ग है, ठीक, क पहला वर्ग है और इसका परिवर्तन हो गया है तीसरे वर्ण में। आप यहाँ पर देखे होंगे पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो पहला है क और क का परिवर्तन हो जाएगा तीसरे में, यानी कि क के बाद होता है ख, ख के बाद ग, यानी तीसरे में ग हो जाएगा दिगंबर। ठीक, यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच धन अंत बराबर अजंत। च जो है वह पहला वर्ण है और पहले वर्ग का जो है परिवर्तन होगा तीसरे वर्ण में, तो च का क्या होगा तीसरा वर्ण? ज हो जाएगा, यानी कि च की जगह पर ज हो जाएगा अजंत। इसके बाद देखेंगे एक और एग्जाम्पल, सत धन आकार। सत धन आकार यानी कि सदाचार। तो त वर्ग जो है उसका तीसरा वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत जो तीसरा वर्ण होता है वह होता है द, त थ द। तो त जो है वह परिवर्तित हो जाएगा द में, तीसरे वर्ण में, तो इसका हो जाएगा सदाचार। ठीक, इसके बाद एक दूसरा नियम देखते हैं क्या है व्यंजन संधि का।
तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग का जो पहला वर्ण है वह पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वाक धन मैं बराबर वांगमय, यानी कि ये जो है क, यह पहला वर्ण है और इसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि क का पांचवा वर्ण होता है अंग्य, अंग्य में परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा वांगमय। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उत धन मत, त जो है पहला वर्ण है और पहले वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा पांचवें वर्ण में, तो त का पांचवा वर्ण होता है न, त थ द ध न होता है ना पांचवा वर्ण, तो इसका जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा त का, तो यहाँ पर हो जाएगा उन्मत्त, उत धन मत बराबर उन्मत्त। ठीक, इसके बाद देखेंगे छ संबंधी नियम क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, ये छह संबंधी नियम है। इसमें क्या होता है, तो छ संबंधी नियम में क्या होता है कि यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है, ह्रस्व यानी कि कोई छोटा सा स्वर हो या फिर दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर हो, उसके आगे यदि आधा छ आता है तो आधे छ का क्या हो जाता है, आधा च। ठीक, कैसे आप समझेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। परिधन छेद बराबर परिच्छेद, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, तो यहाँ पर क्या हुआ, छ के पहले आधा च हो गया और यहाँ पर भी छ के पहले क्या लग गया, आधा च। ठीक, इसके बाद देखेंगे म संबंधी नियम क्या है। म संबंधी नियम, तो म संबंधी जो नियम होता है, यदि म के आगे कोई अस्पर्श व्यंजन आए, अस्पर्श व्यंजन संख्या 25 होती है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को देख लीजिएगा, हिंदी वर्णमाला का वीडियो, तो संख्या में 25 होता है अस्पर्श व्यंजन। और म संबंधी जो नियम है वह संबंधित है कैसे, यदि म के आगे कोई अस्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है पांचवा वर्ण, एग्जाम्पल में देखेंगे, सम धन तोष बराबर संतोष। ठीक, तो जो त वर्ण है, जो त वर्ग है, इसके अंतर्गत पहला वर्ण है त, यह पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा न, त की जगह पर न हो जाए, त के पहले न हो जाएगा, यानी कि संतोष। यहाँ पर देखेंगे घम धन टा, यहाँ पर हो जाएगा घंटा, यानी कि ट का जो पांचवा वर्ण है वह है अड़ा, तो यहाँ पर घंटा हो जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, व्यंजन संधि संबंधित कुछ और भी नियम हैं जो देखेंगे। क्या है, उत धन ज्वल बराबर होता है उज्ज्वल, वि धन शम बराबर विषम होता है और राम धन अयन बराबर रामायण होता है। ठीक, ये कुछ व्यंजन संधि संबंधित नियम है। तो यहाँ से ये जो उज्ज्वल शब्द है, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उज्ज्वल जो है व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद करेंगे तो होगा उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। इसके बाद हम समझेंगे विसर्ग संधि को, कि विसर्ग संधि क्या है, उसके कौन कौन से नियम है, किस तरीके से आप विसर्ग संधि को समझेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखेंगे। पहला नियम है बड़ा स, खटकोड़ वाला स और छोटा स के बाद अघोष, अघोष शघोष आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। तो अघोष यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसे अघोष कहते हैं। तो क एक वर्ग है, क के अंतर्गत क और ख दोनों जो वर्ण होंगे वह अघोष होंगे। इसी प्रकार च और छ दोनों अघोष होगा। ठीक, तो यहाँ पर नियम में क्या दिया है कि बड़ा स खटकोड़ वाला स छोटे स के बाद अघोष होता है, तो उसके स्थान पर यानी कि जो बड़ा स है या खटकोड़ वाला स है, छोटा स है, इसके स्थान पर विसर्ग लग जाता है। कैसे लग जाता है, एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे निष्पक्ष,
आधा स है खटकोड़ वाला, तो यहाँ पर निष्पक्ष को हटा के क्या करेंगे, निह धन पक्ष कर देंगे। बहुत ही आसान है, विसर्ग संधि को समझना बहुत आसान है, बस आप एक बार देख लीजिए फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से निश्चल को लेंगे, बड़ा वाला स है, इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पर हो जाएगा निह धन छल, केवल विसर्ग लग जाएगा। तो बड़ा स, छोटा स या खटकोड़ वाले स के बाद क्या होगा, अगर पहला या दूसरा वर्ण आता है यानी कि अघोष आता है तो वहाँ पर विसर्ग लग जाता है। कहाँ पर, बड़ा स, छोटा स और खटकोड़ वाले स के स्थान पर। जैसे निस्तारण है तो निह धन तारण। सेकंड नियम देखेंगे विसर्ग संधि का, तो ओ के बाद सघोष, सघोष यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। ठीक, अघोष में क्या आपने देखा, पहला और दूसरा वर्ण, सघोष में तीसरा, चौथा व पहला वर्ण होता है। या फिर य, र, ल, व, ह आए तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग लग जाता है। ठीक, ओ के स्थान पर ओ के बाद यदि सघोष वर्ण आए या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लग जाता है विसर्ग संधि में। जैसे मनोधन विज्ञान, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः धन विज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान का मनः धन विज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार से यशोधरा का यशः धन धरा, तपोबल का तपः धन बल, सरोवर का सरह धन वर, और मनोहर का या इसी प्रकार से यहाँ पर मनः धन मनोहारी है, सॉरी, मनः धन हारी हो जाएगा। इसी प्रकार से अब तीसरा नियम देखेंगे क्या है। तीसरा नियम है र, आधा र है यानी कि यहाँ पर व्यंजन है तो प्लस सघोष, सघोष जैसा आपने देखा तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर य, र, ल, व हो तो उसके स्थान पर यहाँ पर जो आधा र है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग लग जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे। निर्गुण यानी कि निह धन गुण, आपने क्या किया, आधा र को हटा दिया, आधा र को हटा देंगे और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि सघोष हो, चाहे तो सघोष हो आधा र के बाद या फिर य, र, ल, व में से कोई भी एक वर्ण हो तो वहाँ पर आधा र को हटा देंगे और आधा र की जगह पे हो जाएगा विसर्ग यानी कि निह धन गुण। इसी प्रकार से दुर्गुण यानी कि दुह धन गुण, आधा र को हटा देंगे, यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे। निर्जल यानी कि निह धन जल, आधा र को हटा दिए, विसर्ग लगा दिए। ठीक, इसी प्रकार से निर्मल यानी कि निह धन मल। और विसर्ग संधि का लास्ट नियम देखेंगे क्या है, तो लास्ट नियम है बड़ी ई बड़ा ऊ के बाद र आ जाए तो वहाँ पर जो बड़ी ई है या बड़ा ऊ है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे समझेंगे, जो लास्ट नियम है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में र आए यानी कि छोटा ई या छोटा ऊ के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा छोटा ऊ दीर्घ ई या दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। यानी कि छोटा ई जो और छोटा ऊ है वह छोटी बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाएगा। जैसे आपने देखा कि नीरव, नीरव यहाँ पर बड़ी ई है और संधि विच्छेद आपने किया तो क्या हो गया, निह, छोटा ई हो गया और यहाँ पर विसर्ग लग गया, निह धन रौ। नीरस का संधि विच्छेद करेंगे, निह धन रस। निरोग का संधि विच्छेद करेंगे, निह धन रोग। यहाँ पर बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा क्या हो गई, छोटी मात्रा में बदल गई और यहाँ पर विसर्ग लग गया। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा संधि, संधि के अंतर्गत स्वर संधि,